माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट न्यूक्लियर ओवरहाउजर इन्हेंसमेंट, जिसे हम नॉय भी कहते हैं। अब न्यूक्लियर ओवरहाउजर इन्हेंसमेंट का जो टॉपिक है, इसका जो ताल्लुक है वो हमारे पास है प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा से रिलेटेड। ठीक है, अब प्रोटॉन डी कपल्ड और प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा क्या होता है इसकी डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। और प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा की जो टाइप्स है, जिसमें हमने ब्रॉडबैंड डी कपलिंग देखा था, सिलेक्टिव डी कपलिंग देखा था, वो जो सारी है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इस लेक्चर के अंदर हमारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर ओवरहाउजर इन्हेंसमेंट के साथ है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे पास क्यों डी कपल्ड स्पेक्ट्रा के अंदर ही ये ऑब्जर्व किया जाता है। अब प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा एक्चुअली क्या था कि जिसके अंदर आपका जो कार्बन 13 है वो प्रोटॉन के साथ क्या कर रही होती है, कपल कर रही होती है। ठीक है, और कपलिंग के दौरान अगर हमारे पास CH2 है तो वो हमारे पास क्या शो करते हैं, ट्रिपलेट शो करता है। ठीक है, सिग्नल ट्रिपलेट आता है। और अगर हमारे पास CH है तो वो हमारे पास डबलेट आती है। अगर आपके पास CH3 है तो वो हमारे पास क्या आती है, क्वार्टेट आती है। अब ये जो सिग्नल्स थे एक स्पेक्ट्रा के अंदर इस तरह के जो आ रहे थे, वो हमारे पास क्या था, प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा था। अब इस स्पेक्ट्रा में अगर हम ये करते कि इस स्पेक्ट्रा को रन करवाने से पहले हम जो है वो डी कपलर का इस्तेमाल कर लेते और प्रोटॉन को इरेडिएट कर देते, जबकि कार्बन 13 को ऑब्जर्व करते, तो हमें हमें हमने देखा कि सारे के सारे कार्बन क्या शो कर रहे हैं, सिंगलेट शो कर रहे हैं। और वो सिंगलेट जो है वो कोई छोटी है कोई बड़ी है। लेकिन एक और फिनोमिना वहाँ पे ऑब्जर्व हुआ जो कि हमने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। उसमें क्या होता है कि जब आप प्रोटॉन कपल लेते हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्रिपलेट शो हो रही है विच इंडिकेट्स इट इज अ सिग्नल ऑफ CH2, यानी कार्बन 13 के साथ दो प्रोटॉन अटैच है। अब ये जो CH2 है ये हमारे पास था प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा के अंदर। अगर आपने डी कपलर लगा दिया तो इस सिग्नल को ऑब्जर्व किया तो ये हमारे पास सिंगलेट में कन्वर्ट होने के साथ साथ इसकी इंटेंसिटी जो है वो इन्हेंस हो जाती है। और यही इंटेंसिटी का इन्हेंस होना इज एक्चुअली न्यूक्लियर ओवरहाउजर इन्हेंसमेंट। यानी हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, जब आप कार्बन 13 का स्पेक्ट्रा निकाल रहे होते हो जिसमें प्रोटॉन कपलिंग हुई होती है। ठीक है, मतलब कोई भी आपने डी कपलर नहीं लगाया, सिंपली आपने कार्बन 13 का स्पेक्ट्रा निकाल दिया। अब कार्बन 13 क्या होता है, वो बहुत ही लेस अमाउंट में होती है, लेस अबंडेंट होती है, 1.08% उसकी नेचुरल अबंडेंस है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि जब आप प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा यूज बना लेते हो तो आपकी ये जो सिग्नल की इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा लो हो रही होती है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है, लो होती है। लेकिन अगर इसी स्पेक्ट्रा को आप शिफ्ट कर देते हो प्रोटॉन डी कपल्ड के साथ तो एक इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ओवरहाउजर इन्हेंसमेंट इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी इनहेंस हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, ये इसकी रीजन जानते हैं हम अभी। ठीक है, अब ये एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट है ये यहाँ पे क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर इन नेचर है। वाई, ये होमोन्यूक्लियर भी होता है, हेट्रो भी होता है, लेकिन यहाँ पे हेट्रो क्यों है, क्योंकि आपके कार्बन 13 और प्रोटॉन के दरमियान क्या हो रही है, कपलिंग, वो हमारे पास प्रोटॉन के दरमियान का रिलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी इंट्रैक्शन के थ्रू हमारे पास क्या आ रहे हैं, नोए इफेक्ट आ रहा है। अब होता क्या है कि अगर आप ये देखो, आपने क्या किया, जब आप डी कपल्ड स्पेक्ट्रा ले रहे होते हो, ठीक है, डी कपल्ड स्पेक्ट्रा ले रहे होते हो, इसके अंदर आप क्या करते हो, प्रोटॉन को क्या करवाते हो, इरेडिएट करवाते हो, प्रोटॉन को क्या करवा देते हो, इरेडिएट करवा देते हो। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, तमाम के तमाम प्रोटॉन क्या होते हैं, सेचुरेटेड हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था कि प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, सेचुरेटेड हो जाएंगे। जब सेचुरेशन हो जाएगी तो हमारे पास कार्बन 13 जस्ट सिग्नल शो करेगी, क्योंकि कार्बन 13 और प्रोटॉन के दरमियान कपलिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, अब ये जो रिलेशन स्टडी कर रहे हैं कि एक जो प्रोटॉन एटम इरेडिएट करवाना है वो डिफरेंट टाइप का है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप का है। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टाइप्स के एटम है, इसलिए इसको हेट्रोन्यूक्लियर जो है वो इंट्रैक्शन कहेंगे। हेट्रो मीन डिफरेंट और न्यूक्लियर मीन कि न्यूक्लियस, यानी दोनों न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट है। अब ये हमारे पास दो डिसिमिलर जो है वो एटम्स के दरमियान होता है, और वो दोनों के दोनों क्या है, एनएमआर एक्टिव है। ठीक है, यानी कार्बन 13 भी एनएमआर एक्टिव है और प्रोटॉन भी एनएमआर एक्टिव है। अब अगर आप प्रोटॉन को इरेडिएट करवाओ और कार्बन 13 को ऑब्जर्व करो, एज ए रिजल्ट हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल इन्हेंसमेंट होती है, जिसको हम जिसकी वजह से हमारे पास क्या सिग्नल और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। नोए वैसे पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन कार्बन 13 और प्रोटॉन की कपलिंग ये डीकपल्ड स्पेक्ट्रा के केस में हमारे पास नोए हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अगर आप ये सोचो कि हम प्रोटॉन को इरेडिएट करवाने की बजाय ये करते हैं कि कार्बन 13 को इरेडिएट करवाते हैं, ठीक है, और इस प्रोटॉन को ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है, इस केस में हमारे पास नोए जो है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही लेस पॉजिटिव होता है। डेट्स वाई हम हमेशा प्रोटॉन को इरेडिएट करवाते हैं और कार्बन 13 को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। अब हमारे पास क्या था कि इससे रिलेटेड हमें क्या पता चलता है, जब आपके पास कार्बन 13, मैं इसको यहाँ से आपको बताती हूँ, ये था आपका कार्बन 13। ठीक है,
अब कार्बन 13 जो है इसको आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन को आपने इरेडिएट करवाया, प्रोटॉन क्या हुआ है, उसने सेचुरेशन शो की। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन जो थी, यानी हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट थी, एक एक्साइटेड स्टेट थी, उसके दरमियान जो पॉपुलेशन है उसका वो जो पहले जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी एटम्स की, वो चेंज हो जाएगी। और उसके चेंज होने की वजह से कार्बन 13 अपने आप को इस तरह रीअरेंज करेगा कि ज़्यादा वो एटम्स है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए। इस चीज़ को हम यहाँ पे मैकेनिज्म में भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि कार्बन 13 के ज़्यादा एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वो फिर बाद में एक्साइटेड पे जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली नोए की रीज़न होती है। अब हम देखते हैं कि नोए इन्हेंसमेंट होती कितनी है, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि नोए इन्हेंसमेंट है कितनी। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि ड्राइव किया गया है, नोए मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ। ये हमारे पास क्या था, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इरेडिएट एटम डिवाइडेड बाय गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड एटम। यानी यहाँ पे ऊपर इरेडिएटेड कौन सा था, प्रोटॉन था, और ऑब्जर्व कौन सा था, कार्बन 13। तो नीचे आपकी 6.728 है, ऊपर आपकी 26.175 है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 1.988 आपका आ गया नोए मैक्सिमम। यानी हमारे पास इन्हेंसमेंट फैक्टर कितना है, 1.988। और जो इसके हिसाब से इंटेंसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो हमारे पास क्या होता है, 1 + 1.988 यानी ऑलमोस्ट 3। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपका नॉर्मल सिग्नल जो था वो 1 सेंटीमीटर, में वैसे ही बता रही हूँ कि ग्राफ के अंदर लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर था, जो कि हमारे पास एक ट्रिपलेट के मिड वाले की थी, ठीक है। यानी इसकी जो इंटेंसिटी थी 1 सेंटीमीटर थी, तो जब आप नोए इन्हेंसमेंट करोगे तो वो 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी 3, यानी आप ये कह सकते हैं कि वो 3 जो है वो हो जाएगी, ओके। ओरिजिनल 1 थी, लेकिन बाद में हमारे पास नोए के अकॉर्डिंग 1.988 जो है वो हो जाएगा। यानी हमारे पास ऑलमोस्ट 200% जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी 198% जो है वो इन्हेंसमेंट होगी, ठीक है। यानी अगर वो 1 है तो वो 3 हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। 2.988 यानी ऑलमोस्ट 3 ही, ठीक है। तो इतनी इन्हेंसमेंट हो जाती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप जो ये यूज़ कर सकते हैं। अब यही अगर आप लगाओ, जैसे मैं ये यहाँ पे कह रही थी कि आप कार्बन 13 को इरेडिएट करवाओ, प्रोटॉन को ऑब्जर्व करवाओ, इसके रिजल्ट में हमारे पास ऊपर 6.728 आएगा, क्योंकि हमने वहां पे रेडिएट किसको करवाया, कार्बन को, और नीचे गायरोमैग्नेटिक रेशियो आएगी 26.75। एज रिजल्ट जब आप कैलकुलेशन करोगे आपके 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जब आप कार्बन 13 को रेडिएट करवाएं और प्रोटॉन को ऑब्जर्व करें तो एज ए रिजल्ट आपके नोए मैक्सिमम बहुत ही थोड़ी होती है। ये भी चीज़ आपको पता चलती है, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे आपको कहा 1.988, यानी हमारे पास इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 198.8% जो है वो इन्हेंसमेंट होती है, ओके। तो यू कैन से इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 200, ठीक है। यानी 200% जो थ्योरेटिकल लिमिट है इसकी। अब कैलकुलेशन से ये हमें पता चला कि 200% ऑलमोस्ट इन्हेंसमेंट हुई है बाई इरेडिएटिंग हाइड्रोजन। यानी अगर आप जो है वो आपको एक फ़ायदा पता चला कि जैसे ही आपने नोए करवाया, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, ऑल तो वो सिग्नल कितने कार्बन के साथ कितने प्रोटॉन अटैच है ये इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना स्पेक्ट्रा जो है मोर विजिबल हुआ, यानी आपका जो स्पेक्ट्रा उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो ये हमारे पास एक प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा का एक फ़ायदा होता है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या होता है, लेकिन एक्चुअली अब ये आप कह दें कि एक 1 सेंटीमीटर था पहले और बाद में एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा अंदर जो है चेंजिंग आ जाती है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है, लाइक 3 की बजाय 2.5 हो गया, 2.6 हो गया, इस तरह, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले आपने हाइड्रोजन को इरेडिएट करवाना होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इरेडिएट करवाने की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन के जो होते हैं वो होते हैं, जिस तरह ये इस कार्बन की बनी हुई ना स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट एक एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये जो दो हमारे पास है इसमें से एक में से जो है वो एटम से वो मूव करते हैं ऊपर वाले में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में। तो जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो नॉर्मल केसेस में होती है, जिसे बोल्ट्जमैन स्टेट कहते हैं। जो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो बोल्ट्जमैन जो स्टेट होती है वो सेचुरेशन की वजह से चेंज हो जाती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो क्या आ जाते हैं, एटम्स आ जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये है और एक ये दो, ये मैं प्रोटॉन की लेट्स सपोज बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज के एक दो और तीन, तीन एटम मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे है आपके 1 और 2, नहीं नीचे 4 बना लेते हैं, ठीक है।
चलो इसलिए बना लेते हैं 6, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये आपका नॉर्मल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन थी, लेट्स सपोज, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने जो है वो इसको क्या किया, इसको सेचुरेशन करने के लिए इसके ऊपर रेडिएशन करवाई। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, कुछ जो एटम्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे, यहाँ तक कि दोनों जो स्टेट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी दोनों में जो प्रोटॉन है इक्वल हो गए। एज ए रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि ऊपर भी जो है वो कितने हो गए, 4 लेट्स सपोज एटम्स हो गए, ठीक है, ऊपर भी 4 हो गए, नीचे भी 4 हो गए। जब ऊपर भी 4 हो जाएंगे तो पहले नॉर्मल में कितने थे, 2, यानी 2 से इंक्रीज होकर 4 हो गए। इट मीन्स हाइड्रोजन के अंदर बोल्ट्जमैन स्टेट में जो है वो चेंजिंग्स आती है और नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो एटम्स हो जाते हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट पे, ठीक है। जब एक्साइटेड स्टेट पे ज़्यादा हो जाते हैं, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि जो स्पिन डाइपोल्स होते हैं उनका इंट्रैक्शन होता है कार्बन के साथ, इस प्रोटॉन का। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि जो कार्बन होती है वो सेंस करती है कि प्रोटॉन के अंदर इम्बैलेंस कैसा है। जब वो उस इम्बैलेंस को जो है वो सेंस करती है, एज ए रिजल्ट वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एडजस्टमेंट करती है। जैसे अगर नॉर्मल देखे तो वो ये थी, ठीक है, ऊपर कम थे नीचे ज़्यादा थे, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि जो नेबर वाला प्रोटॉन है उसके ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा एटम्स आ गए, तो वो क्या करती है कि यहाँ से जो कुछ एटम्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। सो यू कैन सी हेयर कि हमारे पास एनएमआर की सिग्नल इंटेंसिटी इनहेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो एटम्स हैं इन ग्राउंड स्टेट वो इंक्रीज कर गया, और जब वो इंक्रीज कर जाते हैं एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि बाद में जब आप इसको इरेडिएट करवाते हो इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो हमारे पास ये मोर एंड मोर ऊपर मूव करते हैं और हमारे पास जो सिग्नल है वो ज़्यादा आपके पास शो होता है। तो एक्चुअली ये हमारे पास मैकेनिज्म होता है जिसको हम क्रॉस पोलराइजेशन भी कहते हैं। इसको हम डिटेल के साथ भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन मैंने ये था कि आपको अगर नोए के बारे में बताया तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे आइडिया दे दिया जाए। अब हमारे पास जो नोए है उसके लिए हमारे पास एक इन्वर्स क्यूब लॉ होता है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि आपका जो प्रोटॉन और कार्बन उनके दरमियान जो स्पेस का जो डिफरेंस यानी हमारे पास ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, यानी प्रोटॉन और जो कार्बन उनका दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, नॉट थ्रू बॉन्ड्स, ठीक है, थ्रू स्पेस, ठीक है, जितना उसके डाइपोल्स का जो है वो डिफरेंस है उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास नोए कितना होगा। नोए CH इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R3, यानी अगर आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये आपके नोए को। यानी हमारे पास न्यूक्लियर ओवरहोजर इन्हेंसमेंट तभी ज़्यादा होगी जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम हो, ठीक है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाई हुई है जिसमें प्रोटॉन के इर्द गिर्द जो हमारे पास ये है येलो कलर का जो बना हुआ, ऑरेंज कलर का जो है मैंने स्फीयर बनाया हुआ है, स्फीयर बनाया हुआ, ये आपका आर डिस्टेंस जो है वो इंडिकेट करवा रहा है जहाँ पे उसका जो है वो इफेक्ट जा सकता है स्पिन स्पिन कपलिंग का, ठीक है, और वो थ्रू स्पेस है। अब ये जो इफेक्ट है ये इस कार्बन पे तो ज़्यादा है, तो इस कार्बन 13 और प्रोटॉन के ऊपर इस प्रोटॉन का इसके ऊपर इन्हेंसमेंट ज़्यादा होगी, लेकिन इस कार्बन 13 के ऊपर बहुत ही कम होगी। सो यू कैन से कि ऐसे प्रोटॉन जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वही नो इफेक्ट अच्छा प्रोड्यूस करेंगे। यानी अगर CH3 है तो उसमें 3 प्रोटॉन अटैच है तो 3 के प्रोटॉन की वजह से इसमें नोए की इन्हेंसमेंट होगी, ठीक है, न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट होगा। तो एज ए रिजल्ट CH3 का सिग्नल की इंटेंसिटी सबसे हाई होती है, देन आपके पास CH2 आता है, देन आपके CH, और लास्ट पे आपका क्वार्टरली कार्बन आता है जो कि नॉर्मल भी उतना ही होता है, और हमारे पास प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा निकालने पे भी उतनी की उतनी उसकी इंटेंसिटी होती है। लेकिन CH3 की काफ़ी इंक्रीज कर जाती है, CH2 की थोड़ी सी कम इंक्रीज करती है और CH की उससे भी कम, और कार्बन की तो बिल्कुल ही कम होती है क्योंकि उसके साथ कोई प्रोटॉन नहीं होता जो कि नो इफेक्ट शो कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्नल की इंटेंसिटी होती है, और इसमें जो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी है वो कोई भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास ये प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि स्पेस में कार्बन और प्रोटॉन जितने करीब अटैच है, यानी जो प्रोटॉन इरेडिएट करवाया है और कार्बन 13 जो सेंसिंग किए वो जितने करीब होंगे उतना नो इफेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करें फॉर दिस एप्लीकेशन तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है कि ये एक CH3 है और एक ये है हमारे पास डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इसके अंदर एक CH3 ये है, एक CH3 ये है। अब ये दोनों जो CH3 है ये क्या है हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट। वो क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर यहाँ पे दे सकता है और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी हमारे पास कार्बन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इंडिकेट्स व्हाट कि हमारे पास ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है और हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड रोटेशन नहीं हो सकती। और जब बॉन्ड रोटेशन नहीं होगी तो आपको पता है कि जब बॉन्ड रोटेशन नहीं होती तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है
कि बॉन्ड रोटेशन नहीं होती तो जो एटम्स होते हैं वो डिसिमिलर हो जाते हैं, यानी CH3 और CH3 एक जगह सिग्नल नहीं देंगे, वो डिफरेंट जगह सिग्नल देंगे। एक 31.1 ppm पे सिग्नल दे रहा है और दूसरा 36.2 ppm पे सिग्नल दे रहा है। अब ऑब्जर्व क्या किया गया कि जब इन्होंने प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा निकाला, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि इस प्रोटॉन को इरेडिएट करवाया, यानी एल्डिहाइडिक प्रोटॉन को इरेडिएट करवाया और जो कार्बन ये वाले जो है इनको ऑब्जर्व किया। एज ए रिजल्ट पता चला कि जो प्रोटॉन ज़्यादा करीब है विथ दिस मिथाइल इन स्पेस, ठीक है, इस मिथाइल के साथ ज़्यादा करीब है, उसने नो इफेक्ट ज़्यादा शो किया और इस CH3 ने कम किया, जिसकी वजह से इनको पता चल गया कि 36.2 वाला जो सिग्नल आ रहा है वो किस पोजीशन पे है, वो सिन पे है या एंटी पे है, और 31 वाला सिग्नल जो है वो सिन पे है या एंटी पे है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड के स्ट्रक्चर के लूसिडेशन, जिसके अंदर उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि कौन सी मिथाइल कौन सा जो है वो किस ppm पे वैल्यू दे रहा है, ये उन्होंने पता लगा लिया, और वो किसके थ्रू लगाया, इस नोए इन्हेंसमेंट के थ्रू। अब हम अगर देखें कि नोए के एडवांटेजेस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी सेंसिटिविटी जो है वो इन्हेंस होती है। मैंने आपको बताया कि अगर 1 सेंटीमीटर है तो हमारे पास 200% जो है वो इन्हेंसमेंट होती है, एज ए रिजल्ट वो 3 हो जाता है, यानी हमारे पास 3 टाइम्स है वो इंक्रीज कर जाता है। सेम इसी तरह हमारे पास कोई भी कार्बन 13 का सिग्नल है, वो बहुत ही वीक आ रहा है, तो अगर आप उसका नोए अगर ऑब्जर्व करें आफ्टर डूइंग इट्स प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा, तो आपको पता चलेगा कि उसकी इंटेंसिटी के अंदर 3 टाइम्स अब इन्हेंसमेंट हो गया। तो एज ए रिजल्ट आपको क्या पता आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सिग्नल्स की पता चल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इसमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होती है जो कि स्पेस के थ्रू ऑपरेट करती है, और हमारे पास इन्वर्स क्यूबला आता है, और आपको इससे अंदाज़ा हुआ कि अगर डिस्टेंस दूर होता जाए, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, कार्बन 13 और प्रोटॉन का जितना डिस्टेंस ज़्यादा हो उतने नोई जो है वो कम होगा, तो वो वाला नोई हमारे पास होगा ज़्यादा, जिसमें कार्बन 13 और प्रोटॉन आपस में ज़्यादा करीब एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इससे आपको स्ट्रक्चर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सकती है। जैसे यहाँ पे आपने असाइनमेंट कर ली कि हमारे पास कौन सा सिग्नल कहाँ पे आ रहा है और किस मिथाइल का है, तो इसके अंदर आपको जो है वो क्या पता चलता है, आपको स्ट्रक्चर लूसीडेशन का पता चल जाता है। उसके अलावा आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर इसका फायदा होता है। जैसे हमने यहाँ पे हेटेरोन्यूक्लियर नोए के बारे में डिस्कस किया, इसी तरह होमोन्यूक्लियर नोए भी होती है, जिसमें आप जो है वो प्रोटॉन प्रोटॉन जो है एक प्रोटॉन को इरेडिएट करवाते हो, दूसरे प्रोटॉन को ऑब्जर्व करते हो, और एज ए रिजल्ट आपके जो न्यूक्लियर ओवरहोजर इन्हेंसमेंट होती है उसको ऑब्जर्व करके पता लगाते हो कि कौन सा सिग्नल एक्चुअली किस प्रोटॉन का है, ठीक है। तो इस नोए के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।